हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजेक और ये आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सेकेंड क्लास है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। फिर हमने कंडक्टर पढ़े थे, जिनके अंदर से करंट आसानी से पास हो जाए वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जिनसे पास ना हो। फिर हमने पढ़ा था आगे, सर्किट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एमीटर के बारे में पढ़ा था, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था। अब इसी में आगे हम आज पढ़ेंगे, ओम्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओम्स लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था। उन्होंने क्या नोटिस किया, किसी किसी सर्किट में जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने चेक किया कि जो वी और आई की रेशियो निकाल रहे थे वो हमेशा कांस्टेंट रह रही थी। यहाँ इसका मतलब क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा था, I के। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस यहाँ से उन्होंने क्या निकाला कि किसी भी सर्किट में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, उस सर्किट के 2 पॉइंट ले लिए, मान लो मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ A और B। अगर इनके बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ ही क्या बढ़ रहा था, करंट की वैल्यू क्या कर रही थी, उसमें बढ़ रही थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस में एक तरह से मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी कि अगर एक पॉइंट पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक पॉइंट पे कम होंगे, तो ज़्यादा वाले पॉइंट से बहुत स्पीड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये बात सबको क्लियर होगी कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे ही उसमें सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनल की जगह एक वैल्यू आ जाती है हमारी R I, या मैं IR लिख सकता हूँ। और इस R को हम बोलते हैं रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टेंस। अब प्रोपोर्शनल में तो हम मैथ में हम इनको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो एक फिक्स कांस्टेंट यूज किया मैंने यहाँ पे, रेजिस्टेंस, अवरोधक बोलते हैं इसको। ये करंट को फ्लो करने से रोकता है। तो जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, वहाँ पे आ जाता हमारा R, और V इजिकल टू क्या, इसको जो हम लिखते हैं अच्छे से, V इजिकल टू IR होता है। मतलब करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस से निकल जाता है। अब इसको मैं आगे समझूं, R की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो R क्या हो जाएगा, V I इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो V डिवाइड बाई I, या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट। और मैं 1 ओम निकालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा, 1 वोल्ट, और उस सर्किट में से कितना करंट पास करना चाहिए, 1 एम्पीयर। ये हमने पहले भी किया था। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ये कंडक्टर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, 1 ओम होगा। अब यहाँ पे ओम क्या है, जो रेजिस्टेंस है हमारी उसकी SI यूनिट है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम हो जाएगी। साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा, और इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं ओम को। ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम ना रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, मान लो इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रास्ता है ये, या एक कंडक्टर है इस तरह से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमने क्या पढ़ा कि जब भी आयंस या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मान लो एक पॉइंट A से B तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से बना रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब हर मटेरियल की कुछ अपनी क्वालिटी होती है, ये सबको पता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रबड़ इंसुलेटर है, लेकिन सिल्वर कंडक्टर है। अच्छा, तो हर मटेरियल की अपनी क्वालिटी है। तो मान लो ये मटेरियल कोई भी है, X है,
इसकी क्वालिटी है कि ये कितना इन इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए रोकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि किसी मटेरियल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो उस मूवमेंट को कितना रोकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको एक तरह से एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो आपके घर में एक पाइप है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इसके अंदर से आपको पानी मूव करवाना है। फिर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए से बी तक मूव करवाना आपको पानी को। अब इमेजिन करो ये पानी की स्पीड या पानी कितनी देर में ए से बी तक जाएगा, कितना पानी जाएगा, वो किन किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला सुनो, ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस चीज़ पे मूव डिपेंड करेगा कि भाई कितना पानी जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा, वो किसके बीच में डिपेंड करेगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पे। इमेजिन करो आपको 1 लीटर पानी को एक तो 1 मीटर तक पहुंचाना है एक पाइप के थ्रू, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर तक पहुंचाना है, तो किस में पानी पहुंच पाएगा दूसरे पॉइंट तक। समझ में आई बात कि इनके बीच का डिस्टेंस, या मैं बोल सकता हूँ पाइप की लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा करो, मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पहले क्या बात की मैंने, लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कि भाई कितनी ये पाइप मोटी है, इस चीज़ पे भी तो डिपेंड करेगा आपको कितना पानी पहुंचाना है। अगर पाइप बिल्कुल पतली सी है और एक पाइप बहुत मोटी है, तो किस में से स्पीड से पानी क्रॉस करेगा, जो पाइप मोटी होगी उसमें से ज़्यादा पानी जाएगा और ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर। तीसरा क्या हो सकता है, मान लो अब ये पाइप ना, इस पाइप के अंदर ऐसे छोटे छोटे से कुछ बने हुए हैं, हिंड्रेंस कह सकते हो इसको, या कुछ इस तरह से जो पानी को रोक सकते हैं। खराब पाइप है एक तरह से, ये मान लेते हैं। समझ में आई, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब क्या करेगा, पानी आएगा यहाँ से तो यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, थोड़ा सा यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा। तो ये क्या है, ये उस पाइप की क्वालिटी है। तो कितना पानी रुक रहा है वो उस पाइप की क्या है, क्वालिटी है, और कितना रोक रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यही तीनों पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो सेम पानी को हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया है जो भी कंडक्टर है उसका, कितनी एक अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, कितना मोटा तार है, वायर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कितनी लंबी वायर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और किस मटेरियल की बनी हुई है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, या फिर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, किस चीज़ की बनी हुई है, इसके ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। अब देखो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल कितना अपोज करता है करंट को फ्लो करने से, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, मैंने तीनों समझा दिए। लेंथ पे करेगा डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, और तीसरा मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का समझो, अब क्या बोल रहा है, टेम्परेचर में क्या होगा। मान लो फिर से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ही मटेरियल है, अब मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। अगर ये मेटल है या नॉन मेटल है, इसके अंदर खुद अपने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इस तरह से होते ना, हर एक उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। अब यहां से तुम इलेक्ट्रॉन पास करवाने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रोकने की भी कोशिश करेंगे। ये भी एक पॉइंट है, ये यहां भी था और ये यहां भी है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये इनको आसानी से पास करवाने दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से पास हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा करंट होगा वो स्पीड से फ्लो करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इनको आसानी से पास नहीं करवाने देंगे तो भाई आसानी से करंट पास नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ पहले, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो जो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के पहले से है ना, ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, हिलना स्टार्ट कर देंगे अपनी जगह पे।
तो ये ज़्यादा हिलेंगे तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है इनके पास जगह कम होगी, तो वो मुश्किल से क्या कर पाएंगे, इसको क्रॉस कर पाएंगे। समझ में आई बात? अगर ये ज़्यादा हिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आसानी से पास नहीं कर पाएंगे। मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बाहर से जो आ रहे हैं। तो क्या बोलोगे सर, अगर कोई पूछता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आप बोलोगे इन केस ऑफ कंडक्टर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो, कंडक्टर पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सेमीकंडक्टर में इतने नहीं होते, तो ये मूवमेंट करेंगे तो जगह थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी। सेमीकंडक्टर की बात करूँ अब मैं, तो इसके केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के केस में, कि अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, और जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सेम सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है कि सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एचटेट में भी पूछते हैं और अपने एचएसएससी में भी पूछते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, या यहाँ से क्या पूछ लेगा, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता हो डायरेक्ट कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे लेंथ पे। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जितना लंबी हमारी पाइप होगी उतना ही मुश्किल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी मोटी या चौड़ी पाइप होगी उतनी स्पीड से पानी हमारा फ्लो करेगा। तीसरा मटेरियल का बताया है, जो मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है या उसकी अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्थ, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। अब यहाँ पे रियोस्टेट आता है। रियोस्टेट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। इसका सबसे मस्त एग्जांपल आपने सब ने देखा है आपके घरों में, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना। अब इमेजिन करो, फ़ैन की आपने एक स्पीड ली है 1 और एक ली है 4 नंबर पे। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो अगर एक की बात कर रहा हूँ मैं, तो फ़ैन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अगर फ़ैन की स्पीड कम है तो आप बोलोगे सर फ़ैन के पास करंट कम जा रहा है। कम करंट क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अब 1 पे ज़्यादा होगी। अगर मैं बोलता हूँ फ़ैन की स्पीड 4 है तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से फ़ैन के पास ज़्यादा करंट जा रहा है, और ज़्यादा करंट जा रहा है तो उसकी वजह से फ़ैन की स्पीड क्या होगी, हमारी बढ़ गई। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया और रियोस्टेट क्लियर हो गया। ओम्स लॉ ने क्या बोला था, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये हमारे घरों में भी काम आता है। आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि जो घरों में हम सर्किट बनाते हैं या जो भी घरों में हमारी वायरिंग होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो करंट को क्या करेगी, मूव करवाने में हेल्प करेगा। अब इसी में आगे अगर मैं रेजिस्टेंस को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो मैंने अभी क्या बोला था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जितनी लंबी वायर होगी उतना ही वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। साथ के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी पढ़ा था मैंने, जितनी मोटी पाइप वायर होगी उतनी स्पीड से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल लिखने की कोशिश करूँ एक साथ, तो क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइड बाई ए, ऐसे ही होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनल में हम मैथ में यूज़ नहीं करते, तो मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे एक नई टर्म आती है हमारी, रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। ये रो बोलते हैं इसको, RHO, रो। और ये क्या होती है कि ये हर मटेरियल की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। फिर से समझो, ये क्या होती है, ये हर मटेरियल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस या रजिस्ट कर रही है करंट को फ्लो करने में। समझ में आई बात? इसको रो बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। देखो यहाँ से समझ सकते हो इसको,
यही साइड आएगा तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट थी हमारी ओम, एरिया की यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, तो ओम पर मीटर ये हो जाएगी इसकी यूनिट। कंडक्टर की रजिस्टिविटी कम होती है, हमने ये पढ़ा है। हमने कंडक्टर क्या पढ़े हैं, जो आसानी से करंट को फ्लो करने दें, यही तो पढ़ा था। तो वो इस रजिस्टिविटी की वजह से है, या हमने उस चीज़ को एक नाम दे दिया रजिस्टिविटी, कि ये आसानी से फ्लो करने दे रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे कंडक्टर। और इंसुलेटर की क्या होती है रजिस्टिविटी, वो करंट को फ्लो नहीं करने देते आसानी से, तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कॉपर है, कितनी है, देखो माइनस में है, माइनस के 8, मतलब डिवाइड बाई 10⁸, इतनी कम है इसकी रजिस्टिविटी, तो ये आसानी से करंट को क्या करने देगा, फ्लो करने देगा। ग्लास की कितनी है, 10⁻10 टू 10⁻14, इतनी ज़्यादा है। ये ओम पर मीटर, सॉरी ओम मीटर में और ओम मीटर में ही है। और रबड़ की देखो, रबड़ तो बिल्कुल ही इंसुलेटर होता है, 10⁻13 से लेकर 10⁻16 तक होती है। तभी आपने देखा होगा जो बिजली का काम करने आते हैं वो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, या हम भी कभी बिजली का काम करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हम यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर या प्लास वगैरह जो भी होता है, उसके जो हैंडल होते हैं उन पे प्लास्टिक या रबर चढ़ी होती है। अब रजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो नेचर पे डिपेंड करेगी और ये चेंज नहीं होती, ये इतनी ही रहती है मोस्टली। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेम तरीका इसका भी टेम्परेचर पे डिपेंड होने का, जो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर की कम हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब सिल्वर की और ज़्यादा कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी मैंने बोला था। तो वो करंट को फ्लो करने में फ्लो कम कर देगी, और जो सेमीकंडक्टर है उनकी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करना आसानी कर देंगे थोड़ी सी। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अब रेजिस्टेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो हमने बेस्ट एग्जांपल देखा अपनी लाइफ का, जो फैन होता है उसमें रियोस्टेट होता है, वो रेजिस्टेंस ही होता है। अच्छा ना, एक और चीज़ बोल सकते हो आप, घरों में जितने भी आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, जैसे फैन, और भी बहुत सारे हैं, बल्ब हो गया हमारा, या गीज़र हो गया, या फिर रोड होगी पानी गर्म करने की, या हीटर हो गया, ये सारे, तो क्योंकि इन चीज़ों में जाके करंट यूज़ हो रहा है बहुत सारी अमाउंट में, तो आप इनको एज ए रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे करंट फ्लो रुक रहा है आके, तो वो रजिस्टर है। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं आगे चलें तो उनको एज ए रजिस्टर बोल सकते हैं या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। देखो अब क्या है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मान लो आपके पास रेजिस्टेंस हैं 3-4 हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, आपको उनसे मिला के कोई अलग रेजिस्टेंस बनाना है, या उनकी आपको ये चेक करना है कि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है या कम फ्लो करेगा, कितना में रेजिस्टेंस चाहिए। देखो इमेजिन करो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, फैन का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको क्या है कि जैसे अभी ठंड हो रही है, अपने यहाँ पे बारिश का मौसम है तो ठंड है, तो आप फैन को 4 पे तो चलाओगे नहीं, आपको 2 पे चाहिए। तो आपको एक उसी इंस्ट्रूमेंट में इतना रेजिस्टेंस करना है कि फ़ैन की स्पीड कम हो जाए, और उसी इंस्ट्रूमेंट में इतना रेजिस्टेंस करना है कि फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपको स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दोगे, अगर आपको फ़ैन की स्पीड ज़्यादा करनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दोगे, और फ़ैन की स्पीड कम करनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो आप डिफरेंट रेजिस्टेंस को 2 कम्बिनेशन में जोड़ सकते हो। पहला होता है हमारा सीरीज का, दूसरा होता है पैरेलल का। ये मैंने डायग्राम से समझाए हैं, और ये डायग्राम हमने पहले बहुत बार इसको ना मैंने आपको बताया है, बहुत बार तो नहीं। देखो अब यहाँ पे ना मेन पॉइंट जो है, मैं इन डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, अगर मैं सिर्फ इतना बनाता, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, तो इसको बोलते हैं सेल।
और जब मैंने ज़्यादा बना दिए तो इसको बोलते हैं बैटरी। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे सेल क्या होता है, इंडिविजुअली होता है, एक होता है, और बैटरी क्या होती है जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। बड़े वाले को हम पॉजिटिव लिखते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव लिखते हैं, ये क्लियर हो गया। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। और इसी में मैंने बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी होती है, तो यहाँ से करंट चलेगा और यहाँ तक जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था जो करंट की वैल्यू होती है उसको मापने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, ये बात क्लियर होगी। एमीटर यहाँ पे आ गया। और जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ये भी हो गया। ये R1 R2 और R3 के हमारे रेजिस्टेंस हैं। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया है, वो किया हमने पैरेलल में। देखो मैंने एक सिंपल सा समझाया था, अगर एक ही वायर से एक और वायर अलग हो रही है तो वो पैरेलल है। ये देखो ये सीधे हैं तीनों, यहाँ से पॉइंट से मापने की कोशिश करो यहाँ तक, ये तीनों रेजिस्टेंस एक ही वायर पे हैं तो ये क्या हमारे सीरीज में है। यहाँ तक क्लियर होगा। सेम इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारा ये की होता है जो स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो अब इस वायर से ये अलग होगी, ये अलग होगी और ये अलग होगी, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हमारे पैरेलल में है। अब इसके फायदे होते हैं, इमेजिन करो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये आपके घर का बिल्कुल बाहर वाला सर्किट है। कोई भी मान लो यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया है, उसके बाद इसी वायर से आगे निकल के, उसी बल्ब से आगे निकाल के आपने एक रोड लगा दी और उसी से आगे चल के एक AC लगा दिया। अब इमेजिन करो आपका बल्ब खराब हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो करंट अब कोई डायरेक्शन ही नहीं बची, यहाँ से जाएगा करंट यहाँ निकल जाएगा, ना तो इसके पास करंट आएगा ना इसके पास करंट आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो घरों में हम यूज़ करते हैं, सर्किट यूज़ करते हैं, वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ तो अगर एक कहीं भी खराब हो जाता है तो पीछे का आगे का सारा सर्किट क्या हो जाता है, हमारा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाता है या ये वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, करंट यहाँ से अलग हो जाता है, एक हिस्सा यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई भी एक खराब होगा तो बाकी के दो के पास करंट तब भी जाएगा। तो इसलिए हम घरों में पैरेलल में जितने भी हमारे सर्किट होते हैं वो सारे किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, या बेस्ट होते हैं कि पैरेलल में ही यूज़ करें। अब इन्हीं में आगे बढ़े तो हम रजिस्टर इन सीरीज या रेजिस्टेंस इन सीरीज है। तो ये क्वालिटी मैंने पहले बता दी आपको सारी। जो करंट की वैल्यू होगी वो अगर सीरीज में तो हर रेजिस्टेंस पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक पे क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा था तो इस रेजिस्टेंस पे भी करंट की वैल्यू I रहेगी, यहाँ भी I रहेगी और यहाँ भी क्या रहेगी, I ही रहेगी। ये सिर्फ मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये 2 एम्पियर हो सकता है, 4 5 कितना भी हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे V1 होगी, यहाँ पे V2 होगी और यहाँ पे क्या होगी, V3 होगी। ये सेकेंड रीजन होगा, हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला में। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है करंट। अगर तीनों पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम का है और ये कम का है, तो ज़्यादा ओम वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट को क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा एक तरह से। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लो, अच्छा ना एक और समझाता हूँ मैं इसको। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम, तो एक तरह से डिम लाइट हो जाएगी, जो हम बोलते हैं ना लाइट धीरे आ रही है या कम आ रही है, वो वाला पंगा हो जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ये एचटेट में पूछते हैं खासकर कि जो करंट की वैल्यू है वो सीरीज में सेम रहेगी या पैरेलल में सेम रहेगी। अब कह रहा है कि मान लो, देखो ये मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, V इक्वल टू V1 V2 V3 या जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब का सम होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, R1 R2 और R3, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि एक घर में 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ। तो आप बोलोगे सर जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ हमारा वो किसके इक्वल होगा, 2 + 4 + 6 = 12 ओम। ठीक है,
तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे आप इसको। अब सेम अगर मैं रजिस्टर इन पैरेलल की बात करूं तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी हर रेजिस्टेंस पे, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, हर एक रेजिस्टेंस पे सेम रहेगी। तो टोटल करंट जो होगा हमारा वो हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग जो होगा उसका सम होगा, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/RP इक्वल टू, RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे भी कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के तीन रेजिस्टेंस थे, उनकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, सब का एलसीएम हमारा 12 होता है, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 1, तो 9 और 10, और RP क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करोगे तो 11/10 मतलब 1.1 ओम, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक और पॉइंट बन गया अब हमारा, आपके पास रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 4 ओम का और 6 ओम का, लेकिन जब आपने तीनों ऐड कर दिए तो तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए, तो उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस बना है वो 1.1 ओम का बना है, मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था उससे भी कम बना है। तो आपको ये याद रखना है, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, और जो सीरीज में बनेगा वो हमेशा जो पैरेलल सीरीज में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो उससे क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, या तो ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 1 ओम के लेता हूँ तो 1 ओम ही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो आप बोल सकते हो कि सबसे छोटे वाले के इक्वल ही था। स्पेशल केस है वो, अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हमारे 1 ओम के हैं तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम, और जो पैरेलल होता है हमारा उसमें थोड़ा सा उल्टा इन्वर्सली करके फिर ऐड करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज भी हो जाता है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी हो जाता है। और ये लास्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब ने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा, मोस्टली बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि करंट की वजह से या हीटिंग इफेक्ट किस तरह से आ रहा है। पहले हम 2 एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपने घरों में हीटर देखा होगा, दूसरा जो पहले वाले बल्ब आते थे वो 220 वोल्ट के जो लेके आते थे हम, ट्रांसपेरेंट वाले, वो वाले। तो आपने देखा होगा हीटर में क्या करते हैं हम, जैसे स्विच ऑन करते हैं हीटर क्या करना स्टार्ट कर देता है, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सेम जो बल्ब आते थे हमारे पहले वो भी क्या हो जाते थे, गर्म हो जाते थे। अच्छा ना, अब आप इसमें ना 1-2 चीज़ें और ऐड करो। मान लो आपने फ़ैन चला रखा बहुत देर तक, तो जो फ़ैन होता है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सेम अगर आप कोई मोटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो मोटर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बिजली की हेल्प से अगर हीट प्रोड्यूस कर रहे हो आप तो हीटिंग इफेक्ट है उसका। अब बहुत सारे केसेज में हम जानबूझ के करते हैं, बहुत सारे केसेज में हम क्या करते हैं, अपने आप ही हो जाती है। जैसे मैंने अभी मोटर का एग्जांपल लिया, वहाँ पे वो करंट क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ H = VIT। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अब हीटिंग इफेक्ट। ये फार्मूला आपको HTET वालों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे ना आप ये फार्मूला मेन है और इसी में मैंने ये वैल्यू पुट की है। देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ HTET वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे हमने बोला H = VIT, ये है। अगर हमने अभी पढ़ा था V = IR है, तो अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो IR² हो जाता है हमारा, I²RT ये हो जाता है। अगर मैं I की वैल्यू पुट करूँगा तो V/R, तो यही फार्मूला आगे बन के क्या बन जाएगा, H = V² / T। ये स्टेट वाले बच्चों के लिए है। इस फार्मूले ओम्स लॉ की हेल्प से मैंने हीटिंग इफेक्ट के क्या कर दिए, 3 फार्मूले अलग से बना दिए, सिर्फ ये वैल्यू पुट करने के बाद। अगर वो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज देता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, टाइम देता है। अगर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम देता है तो ये वाला यूज़ करोगे। अगर रेजिस्टेंस नहीं देता है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे वैल्यू निकालने के लिए। अब ये फार्मूला क्या कर रहे हैं,
H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ से देखो, अब इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हो। सेम सॉरी, अगर मैं आपको हीटर का एग्जाम्पल लेता हूँ या बल्ब का एग्जाम्पल ले लो, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? पहला करेगा करंट के ऊपर डिपेंड, सामने ही है बोल सकते हो, या कॉमन सेंस में यूज कर लो। जितनी ज़्यादा अमाउंट में करंट आएगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीटर में अगर जितना लाइट या मैं बोलूँ बिजली पीछे से कम आ रही है तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। जो आपने देखा होगा ना, हीटर देखा होगा या बल्ब देखा होगा, उनकी वायर स्पेशल इस तरह से बनाई जाती हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव करने के लिए, कि उनके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर देते हैं, मतलब बनाते हुए कर देते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करवानी है तो मैं रेजिस्टेंस ऐसा एलॉय बनाऊंगा या ऐसा एलिमेंट यूज़ करूंगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे कम हीट प्रोड्यूस करवानी है तो मैं कम रेजिस्टेंस वाला यूज़ करूंगा। तीसरा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर तक किया, ये तो सबको पता है। मान लो आपने एक हीटर को 5 मिनट चलाया, एक को 1 घंटा चलाया, तो कौन सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? जो 1 घंटा है चलाया। तो मेन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, पहला करंट के ऊपर, दूसरा कितना रजिस्टेंस है। मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाया कि आप जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लो जो घरों में वायरिंग होती है, हमारी घरों तक जो करंट आता है वो मोस्टली एल्यूमिनियम की वायर होती हैं, उसका रेजिस्टेंस कम है तो वो गर्म कम होंगी। लेकिन जो घरों में हम हीटर यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्टली यूज़ होगी किस में? हीट प्रोड्यूस करने में। किस में हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस करने में। और तीसरा मैंने क्या बताया? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बहुत बार पूछा गया है। टंगस्टन किस में होता है? बल्ब में होता है। अब सुनो, देखो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है इसका, 3380 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है टंगस्टन। अब आपको क्या चाहिए? बल्ब का मेन पर्पज़ क्या है? लाइट प्रोड्यूस करनी, मतलब प्रकाश करना एक तरह से। अब आप बल्ब में मान लो आपने एल्यूमिनियम यूज़ कर लिया या आयरन यूज़ कर लिया, तो जैसे आप उसमें से करंट फ्लो करवाओगे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर से समझो, अगर आप किसी और मटेरियल को यूज़ करते हैं तो वो करंट को आसानी से फ्लो करने देगा। अगर वो फ्लो करने देगा तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जब इनफ हीट प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है तो कुछ अमाउंट में उसमें से किस में जाने स्टार्ट हो जाती है? लाइट में। बिजली वाली लाइट नहीं कर रहा मैं, प्रकाश वाली लाइट की बात कर रहा हूँ। तो आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें कौन सी वायरिंग यूज़ करते हो? टंगस्टन की यूज़ करते हो। और उसमें कौन सी गैस फिल करते हैं? नाइट्रोजन या आर्गन यूज़ करते हैं। ये दोनों इनर्ट गैस होती हैं। इनर्ट गैस मतलब ये जल्दी सी रिएक्शन नहीं करेंगी, जिसकी वजह से टंगस्टन खराब नहीं होता। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखो फ्यूज का एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्यूज घरों में हम यूज़ करते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है? इमेजिन करो लाइट बहुत तेज आ गई एकदम से, मतलब जो एम्पियर में हम करंट को मापते हैं, करंट बहुत ज़्यादा आ गया पीछे से, तो सारे घर की चीज़ें जल जाएंगी। तो फ्यूज क्या करता है? उस करंट को रोक देता है। किस तरह रोकेगा? अब हम फ्यूज इस तरह से बनाएंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हो कि वो हमारे सर्किट को या हमारे जितने अप्लायंसेज है घर के उनको बचा पाए। इमेजिन करो, मान लो आपके घर में, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड इस पे समझा रहा हूँ मैं। मान लो आपके घर में 5 एम्पियर का करंट चाहिए आपको, ये आपका घर है ए। तो आप क्या करोगे? ऐसा फ्यूज लगाओगे जो 6 या 5.5 एम्पियर तक का करंट क्या कर पाए? पास करने दे अपने आर पार, मतलब पास करने दे उसको करंट को। जैसे ही 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट होगा, मान लो करंट एकदम से पीछे से बहुत तेज आ गया, 10 एम्पियर हो गया,
तो अभी हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो क्या होगा, जो हमारा फ्यूज़ होगा, यहाँ पे मैं फ्यूज़ बना देता हूँ एक सेफ्टी डिवाइस एक तरह से, ये फ्यूज़ हमारा, जैसे ही ज़्यादा करंट होगा वो हीट हो जाएगा फ्यूज़, और हीट क्या होगा, हीट होके वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अगर ये मेल्ट कर गया तो आगे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट सारा यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, तो आपका घर के जो जितने भी सर्किट हो सारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर इमेजिन करो, अब मान लो आपके घर में जो अप्लाइंसेज हैं, या मैक्सिमम एसी बोलते हैं हम, या फिर गीज़र वगैरह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करंट यूज होता है। मान लो उनकी कैपेसिटी 10 एम्पियर ले लेते हैं अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए, 10 एम्पियर करंट यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल। देखो आप निकाल सकते हो कितना करंट यूज करते हो। मान लो आपका एसी 1.5 टन का है, मतलब वो 1.5 किलोवाट एनर्जी ले रहा हो। आप इसको आगे निकाल सकते हैं कि कितनी वोल्टेज अपने घर में, मान लो वोल्टेज जो आती है हमारी वो 220 वोल्ट की आती है, कितना 1000 का रजिस्टेंस मान लेते हैं, या 1500 का रजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं इस तरह से, या 150 का मैं रजिस्टेंस मान लेता हूँ। तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइड बाई आर, वोल्टेज हमारी 220 डिवाइड बाई 1500, इतना करंट चाहिए उसको। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप इस तरह से करंट की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने एम्पियर करंट चाहिए। मान लो 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस है तो आपको 22 एम्पियर करंट चाहिए। अगर मान लो 220 ओम का है तो आपको 1 एम्पियर करंट चाहिए। तो आपने 10 एम्पियर करंट चाहिए था आपके घर में किसी भी एक अप्लायंसेस को। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज़ किया जो अपने आर पार करंट पास करवाने दे, और वो करवाने दे 20 एम्पियर तक का करंट पास, और यहाँ से बाई चांस करंट आ जाता हमारा 15 एम्पियर, तो क्या करेगा, सारे घर के सर्किट को क्या कर देगा, जला देगा। मेरी बात समझे। अगर आपने ऐसा भी फ्यूज का मटेरियल यूज़ किया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो खुद मेल्ट होगा ही नहीं, मेल्ट नहीं होगा तो जितना भी करंट पीछे से आ रहा है वो सारा घर में पहुंचा देगा, और जितने भी अप्लाइंसेज हमारे वो क्या हो जाएंगे, हमारे जल जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था टंगस्टन का एग्जाम्पल, हम टंगस्टन का फ्यूज़ क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि सर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये जितना भी करंट आएगा सबको फ्लो करने देगा एक तरह से। अगर मैं टंगस्टन की सिर्फ रेजिस्टेंस पे बात नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे बात करें, क्योंकि फ्यूज़ बनाने में कितनी कंडक्टिविटी है उसकी, कितनी आसानी से करंट को फ्लो करने देगा उस पर भी डिपेंड करता है, और सेकंड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, फ्लो करने देगा, मेल्ट ही नहीं होगा, तो आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं उनके जलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्यूज़ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन वगैरह, आयरन के भी नहीं बनाते हम घर में, ये सिर्फ लिखा हुआ है। और क्या होगा, लेड, मेनली एलॉय ऑफ लेड और टीन के बने होते हैं हमारे घरों में फ्यूज़। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो फ्यूज़ बनते हैं हमारे घर में या जो यूज़ करते हैं हम, वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि कितना अच्छे से वो करंट को पास करने देंगे, सेकंड उनका मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर रेंज में होना चाहिए कि वो ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। जैसे ही करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो मेल्ट कर जाए। तो फ्यूज़ किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, यह आपने सबने देखा है, सुना भी है, लेकिन बहुत बार हम ध्यान नहीं देते। तो रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी स्पीड से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पावर होती है। यूनिट उसकी वॉट होती है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर को हम अगर फार्मूले में लिखें तो पावर क्या होता है, वी मल्टीप्लाई बाई आई। और अगर मैं बोलूँ 1 वोल्ट पावर कब होगी, वोल्ट पावर कब होगी, जब किसी सर्किट में से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट के बीच में, और 1 एम्पियर क्या कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो घरों में हम पावर को मापने के लिए यूज़ करते हैं। कितने किलोवाट की चीज़ है, आपने सबने देखा होगा 1.5 टन का एसी, हमारी जो रोड है वो 1.5 किलोवाट की है, इस तरह से देखा होगा। तो उसका मतलब है वो 1 आवर में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगी। जो आपका बिल आता है वो भी किलोवाट में ही आता है, आपने देखा होगा कि इतनी बिजली यूज़ की है।
तो 1 किलोवाट/आवर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 तो वाट, और 1 आवर में 1 सेकंड में कितनी यूज़ करती है वो, अगर 1000 यूज़ करी है तो 1 आवर में कितना यूज़ करेगी, 3600 सेकेंड से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 1 किलोवाट/आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 या 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल। जूल किसकी वो होती है, हमारी एनर्जी की यूनिट भी होती है। तो ये हमारा मोस्टली टॉपिक कवर हो गया। अब इसी के क्वेश्चन करेंगे हम, 1-2 न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे, और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हर टॉपिक के हम नोट्स डालते रहते हैं और साथ के साथ क्वेश्चन भी डालते रहते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो वो देखने के लिए और पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।